Okay, now we are going to apply the variance property on this question, जो question number 4 हमारे पास था. Okay, so इसमें हमारे पास क्या, अभी हमने कहा कि आपके पास अगर इसको हम कह देते हैं this is a x वेरिएबल, तो y वेरिएबल किसके बराबर है 2 into x plus 5, ठीक है, जो कि हमें ये नंबर गिवन है. अब एक तरीके का तो ये है कि हम इन नंबर्स का वेरिएंस निकाल लें, ठीक है. सो दूसरा तरीकेकार क्या है कि हम ये कह सकते हैं इन नंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो ये है, राइट. सो अगर मुझे ये रिलेशनशिप पता है तो मैं, और मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर पता है, तो मैं यहाँ से इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएंस आई कैन कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ वाई. हाउ कैन आई डू दैट? दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई वुड बी इक्वल टू, सो अब ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब बाहर आएगा तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, राइट, ए स्क्वायर. सो विच मीन 2 का स्क्वायर 4 इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स. और हमने पढ़ा चाहे कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो वो जीरो हो जाएगा. सो दैट मीन द आंसर इज 4 into variance of x. So that means in variance as well as in standard deviation, addition and subtraction has zero impact, right? Only multiplication as well as the division has some impact, right? So अब क्या आ जाएगा 4 into variance of x. So आपने क्या करना है, सिंपल इस डेटा का वेरिएंस निकाल लेना है. So जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, that would be equal to the variance of y हमारे पास आ जाएगा. I hope this is clear now. Okay, so same scenario के ऊपर same properties की basis के ऊपर हमारे पास जो question number 5 हमें given है, उसमें उसने लिया हुआ है 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का हमारे पास डेटा है. सो ए पार्ट में वो कहते हैं कि अगर हम इसके अंदर सिंपल 10 पॉइंट्स ऐड कर दे तो और एक नया वेरिएबल बना लें. सो इफ दिस इज x, सो हमारे पास y क्या आ जाएगा जी, दैट इज इक्वल टू y हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 10. सो दैट मीन अगर हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिया हुआ है x डेटा का, तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ mean as well as the variance in order to compute the mean and variance of y. So इस केस के अंदर क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 ही है, so that mean जो variance of x होगा वही variance of y होगा. So that mean जैसे मैंने को पहले बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, बट जो अरिथमेटिक मीन है वो 10 नंबर्स इंक्रीज करेगा. रीजन इज क्योंकि 10 यहाँ पे ऐड हो रहा है. मीन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट करती है. ठीक है जी. ओके, सो जो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें वो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑल स्कोर बाय 10%. सो 10% इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? सो दैट मीन अब मुझे अगर रिलेशनशिप बनाना है, सो दिस इज एक्स वेरिएबल, सो मेरा जो y वेरिएबल होगा उसका 10% इंक्रीमेंट, 10% ऑफ x का क्या मतलब है, दैट मीन 110 divided by 100 into x आप करोगे. So this is y. ठीक है जी. So 10% इंक्रीज का मतलब ये है कि आप सिंपल 100 के अंदर वो क्वांटिटी ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, दैट इज इंडिकेटिंग द 10% इंक्रीमेंट, इनटू मल्टीप्लाई बाय x कर दोगे. Now we need to compute out the mean and variance of y. So वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी. So अगर यहाँ पे मैं तो 10% इंक्रीज कह रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं 10% डिक्रीज कहता तो फिर क्या होता, इंस्टेड ऑफ 110 की बजाय हम लिखते 90, अगर हम लिखते 10% डिक्रीज, राइट. सो नो इट्स अप टू यू कि अब आपने जी इस y वेरिएबल का मीन और वेरिएंस निकालना यूजिंग द प्रॉपर्टीज. So I hope this question is also clear now. Okay, so question number 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्विकली हम दोबारा से देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और हमने क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है. वो सो हम क्या करेंगे, सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस कैलकुलेट करेंगे. सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा वो कंसिस्टेंट होगा. सो जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, सो कंसिस्टेंसी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स बेसिकली ज्यादा होंगे. कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वो जितने मार्क्स ले रहे हैं वो उसी की रेंज के अंदर रह रहा है. ठीक है, कंसिस्टेंटली वो पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है या वो कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, सो वो हमें देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज. ठीक है जी.
ओके, सेम इज द केस क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि 2 प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं और हमने देखना है कि कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा कंसिस्टेंट है. सो वी हैव गिवन द डेटा ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज, सॉरी, वी हैव गिवन द डेटा ऑफ वेरिएंस. सो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो. वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स बार वेरिएंस, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले रहे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. Compute the coefficient of variation for production system XYZ as well as for ABC. So जिसका coefficient of variation कम है वो ज्यादा consistent होगा, right जी. और जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें तो सबसे पहले तो आपके पास ये 50 वैल्यूज गिवन है. हमने स्टडी किया था कि how we can develop a frequency distribution as well as how we can develop the cumulative and relative. सो उसको काइंडली जब डेवलप कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिएगा. देन ड्रॉ द हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन का नेम बताना है कि इज इट सिमेट्रिकल और इज इट स्क्यूड. अगर स्क्यूड है तो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है या कोई और शेप बन रही है. एंड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा हमने आपसे कहा, मैंने आपसे कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन. सो दैट मीन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से क्या मुराद है कि अगर आपका डेटा सिमेट्रिकल है तो शुड आई कैलकुलेट मीन और शुड आई कैलकुलेट मीडियन और शुड आई कैलकुलेट मॉड. और मेजर ऑफ डिस्पर्शन से क्या मुराद है, शुड आई कैलकुलेट वेरिएंस, शुड आई कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, शुड आई कैलकुलेट रेंज और शुड आई कैलकुलेट द IQR इंटर क्वार्टर रेंज. क्लियर जी. सो आई होप अप टू क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर है. So right now we are talking about the box plot. Okay, so box plot जो है इसको simple box plot भी कह दिया जाता है, इसको हम box and whiskers plot भी कह सकते हैं. So अगर हम देखें, so यहाँ पे ये horizontal draw हुआ है, आप चाहो तो आप इसको vertically भी draw कर सकते हैं, like यूं भी आप draw कर सकते हो. So it's up to you, okay, कि आप किस तरीके से draw करना चाह रहे हैं. बहरहाल box and whiskers plot draw करने के लिए we need 5 things. Number 1, we need lower whisker value, we need upper whisker value. So lower whisker हम कैसे निकालते हैं? So lower whiskers की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो हम निकालते हैं जी Q1 वैल्यू मीन क्वार्टाइल 1 का आंसर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टर रेंज का आंसर. So ये मेरे पास आ जाएगा जी लोअर विस्कर जो कि इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है. ओके, इसी तरीके से मैं निकालूंगा अपर विस्कर. So upper whisker मैं कैसे निकालूंगा, Q3 थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 multiply by IQR. So that is called as the upper whisker, which is this point. ठीक है जी. ओके, अब हम आ जाते हैं बॉक्स की तरफ. So this part is equal to Q1. So ये Q1 की लाइन को इंडिकेट करता है. This is equal to Q3 and this is equal to Q2. ठीक है जी, जो कि मीडियन के बराबर होगा. So based on these 5 numbers जो है वो हम box and whisker plot कैलकुलेट करते हैं. Sometimes लोग इसको 5 number summary plot भी कह देते हैं. ठीक है, और जब 5 number summary plot कहते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, lower whisker और upper whisker की बजाय lower whisker की जगह minimum value of your data ले लेते हैं और upper whisker की बजाय maximum value of your data ले लेते हैं. But box and whisker plot has more meanings compared to 5 number summary. ओके, सो जो बॉक्स एंड विस्कर में है, वंस के हमने Q1 निकाल लिया, हमने Q2 निकाल लिया, हमने Q3 निकाल लिया, हमने लोअर विस्कर और अपर विस्कर निकाल लिए. सो नाउ वी कैन ड्रॉ दिस प्लॉट. ठीक है, वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स से अगर मुझे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, यहाँ पे जो मैंने ये नीचे एग्जांपल दे रहा हूँ, सो बेसिकली हम ये मैन एंड वीमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ. सो दैट मीन on y axis मैं basically categories ले रहा हूँ, that is men as well as women, mean gender के perspective से ले रहा हूँ. और x axis पे मेरा जो है that is the quantitative variable which is the cholesterol level. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लोअर विस्कर निकाला फीमेल का, सो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब करीब आ रहा है. ठीक है, सो मिनिमम कोलेस्ट्रॉल लेवल हम कह सकते हैं कि जब विमेन के अंदर आ रहा है, जो लोअर विस्कर की सेंस में वो ऑलमोस्ट 0 आ रहा है, और मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली लेट्स से कि हम कह देते हैं कि जी 800 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है. सो दिस इज Q1, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ दिस इज 100.
ठीक है, दिस इज Q2, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 150, ठीक है जी, एंड दिस इज Q3 विच इज लेट्स से जी 300 के बराबर। इसी तरीके से मैन का Q1, Q2, Q3 एंड दिस इज अपर विस्कर एंड लोअर विस्कर्स, ठीक है जी। ओके, सो अब हमें बेसिकली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, नंबर वन, एग्जैक्टली जिस तरीके से हमें हिस्टोग्राम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप बॉक्स प्लॉट को देखते हुए ये बता सकते हो कि डाटा सिमेट्रिकल है या नहीं है। ओके, वो आप कैसे बता सकते हो? अगर Q2 का आंसर एग्जैक्टली Q1 और Q2 के सेंटर में लाई कर रहा है, तो then we can draw the conclusion that the data is a symmetrical data. But अगर Q2 जो है वो near to Q3 है, so then it would be a negative skew, ठीक है, क्योंकि left tail longer है। और अगर आपका Q2 जो है वो near to Q1 है, then it would be a positive skew curve, ठीक है, क्योंकि आपकी right tail longer है, right? नंबर वन। नंबर टू, जो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि क्या आपके डाटा के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपके जो डाटा पॉइंट्स हैं, आपने लोअर विस्कर कैलकुलेट किया, आपने अपर विस्कर कैलकुलेट किया, अगर आपका कोई डाटा पॉइंट इस लोअर विस्कर को क्रॉस कर रहा है या अपर विस्कर को क्रॉस कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि दीज आर द आउटलायर्स इन द डाटा, और यू कैन से एक्सट्रीम पॉइंट्स इन द डाटा, ठीक है। कुछ बुक्स में एक और चीज देखिएगा कि वो 1.5 के साथ साथ समटाइम्स 3 into IQR भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो बोथ आर राइट, बट आई वुड रिकमेंड ऑलवेज गो फॉर 1.5 into IQR, so that is a better measurement. सो दैट मीन जो हमें सेकंड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि हमें ये हेल्प आउट कर रहा होता है इन आइडेंटिफाइंग द आउटलायर्स इन द डाटा। और हमने आउटलायर्स की इंटरप्रिटेशन की थी, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल, कि जिस वेरिएबल को आप लेके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आउटलायर की इंटरप्रिटेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि हमने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ की है विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और अगर उसमें पॉजिटिव आउटलायर्स मीन Q3 को, अपर विस्कर को अगर क्रॉस कर रहे हैं, तो वो आउटलायर बेसिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहे होंगे कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो ओवरऑल क्लास से काफी ज्यादा है। जबकि लोअर में वो इंडिकेट क्या कर रहे होंगे, नेगेटिव, यानी कि आप कह लें कि नॉन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में जिनके मार्क्स बहुत कम है उनको इंडिकेट कर रहा हो, ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम कह दें कि जी प्रोडक्ट के डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सिमिलरली यहाँ पे हायर डायमीटर के प्रोडक्ट बन रहे हैं, सो दिस इज द लोअर डायमीटर प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। सो विच मीन कि हमें बॉक्स प्लॉट जो है वो आउटलायर ऑफ द डाटा की आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है। थर्ड थिंग जो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट इज इंडिकेटिंग द वेरिएशन इन द डाटा। सो वेरिएशन इन द डाटा हमें कहाँ से पता चल रहा होता है, that is with respect to the width of the box plot, क्योंकि width of the box plot क्या होता है, that is equal to the IQR, and we know that कि IQR क्या बराबर होता है, Q3 minus Q1. so that means जो ये box की width होगी, so उतनी that means data के अंदर variation को indicate कर रहा होगा। so it means जितना box ये बड़ा होता चला जाएगा, indicate कर रहा होगा कि उतनी ज्यादा variation आ रही है, ठीक है जी। So now we know how to interpret the box plot. Let's interpret this example. So अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट है ये एवरेज वैल्यू को इंडिकेट कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम अगर इस ग्राफ को इंटरप्रेट करें तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन से हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एवरेजेस को कंपेयर करें तो एवरेज हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली इंडिकेट कर रही है। सो अगर हम देखें कि ऑन एवरेज जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेल में ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। एज वेल एज जो बॉक्स की विड्थ है वो हमें यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑन एक्स एक्सिस, कि जो वेरिएशन इन द कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी मेल में ज्यादा आ रहा है, ठीक है जी। देयर इज नो आउटलायर इन द डाटा सेट, चाहे वो मेल का डाटा सेट हो चाहे वो फीमेल का डाटा सेट हो, इनमें आउटलायर ज्यादा नहीं है। सो हम यहाँ पे कंक्लूजन ये कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी ये सजेशन दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डाटा सेट
मेल हैज द हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंपेयर टू द विमेन। ठीक है जी। ओके सो इस ग्राफ को या बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करने का ओवर द हिस्टोग्राम एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक ही तरह की मिसाल दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, दो या दो से ज्यादा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 5 मशीन्स हैं और मैं उनके जो है वो मेजर करना चाह रहा हूँ परफॉर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट के डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी कौन सी 5 मशीन्स में से जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज वेरिएशन इन द डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो जाहिर बात है जिसका बॉक्स जितना एवरेज के करीब आता चला जाएगा, मीन जिसकी विड्थ जितनी कम होगी दैट मीन वो उतनी कम वेरिएशन के साथ जो है वो डायमीटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। सो हम साइड बाय साइड जो है वो लाइक इस तरीके से बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं पांचों मशीन्स का, और एवरेज वैल्यूज को और बॉक्स की विड्थ को हम कंपेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक द एवरेज एज वेल एज द वेरिएशन इन द डाटा। और अगर कोई डाटा पॉइंट आपकी इन लाइंस को क्रॉस कर रहा होगा so that is indicating the outlier in the data set. Is it clear? ठीक है, so remember that जब भी आपके data set के अंदर outlier आ रहे होंगे so that is indicating some sort of special reasoning or you can say special cause को वो indicate कर रहा हो। अब जो है हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं that was basically 2 types of laws हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसको laws कह लें या rules कह लें। हम स्टैंडर्ड डेविएशन की इंटरप्रिटेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि आपके पास जो रेस्ट ऑफ डाटा सेट है उसका डिफरेंट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। सो जाहिर बात है जैसे जैसे जो डाटा पॉइंट्स हैं वो मीन से अवे होते चले जाएंगे, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की जो आंसर है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द मीन वैल्यू। सो जैसे जैसे वैल्यूज जो है वो आपकी इस मीन से अवे लाई करती जाएंगी दैट मीन आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ओके, सो जैसे जैसे ये वैल्यूज आपके मीन के करीब आती चली जाएंगी दैट मीन आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। लाइक जैसे इस केस के अंदर आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो 4 ही थी। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। सो रिमेंबर दैट आपने जब भी अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, लाइक मे बी यू हर्ड द नेम ऑफ 6 सिग्मा जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट की थ्योरी है। सो वो बेसिकली इसी स्टैंडर्ड डेविएशन के पर्सपेक्टिव में ही जिक्र कर रहा होता है। अल्टीमेटली आपने करना क्या होता है, आपने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को रिड्यूस करना होता है, राइट? कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा आपका क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोसेस उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आपके प्रोसेस के अंदर इंक्रीज करता चला जाएगा उतना ही प्रोसेस की क्वालिटी लेवल जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है जी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं लाइक जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल और यू कैन सी द रूल इज द एम्पिरिकल रूल and the second type of rule is called as Chebyshev's rule or you can say Chebyshev's theorem। okay, empirical rule जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सूटेबल है या उस वक्त हम अप्लाई कर सकते हैं जब आपके जो डाटा की शेप है वो बेल शेप है या सिमेट्रिकल कर्व है, लाइक लुक लाइक दिस वे। सो एम्पिरिकल रूल हमें क्या कहता है? एम्पिरिकल रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके डाटा की शेप जो है वो सिमेट्रिकल है तो आप अपने डाटा का जो है वो मीन कैलकुलेट करो और आप अपने डाटा का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। ओके, और आप क्या करो, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर दो बाय मल्टीप्लाइंग 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो दैट मीन कि अगर मैं मीन प्लस माइनस 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगा और आपका डाटा सिमेट्रिकल होगा तो व्हाटएवर द डाटा सेट इज 68% ऑफ द डाटा सेट विल लाई विद इन दिस रेंज। ठीक है, एक दफा आपने माइनस कर दिया, राइट, और एक दफा आपने प्लस कर दिया। सो इस रेंज के अंदर जो भी डाटा सेट होगा अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल, अगर डाटा जो है वो सिमेट्रिकल है तो 68% डाटा सेट विद इन दिस रेंज लाई कर रहा हूँ। सो दैट मीन 34% डाटा सेट आउट ऑफ दिस रेंज लाई कर रहा हूँ जो रिमेनिंग डाटा सेट। और अगर आपके पास हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें दैट मीन x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में
जो है वो 95% डाटा सेट जो है वो लाई करेगा और 5% आउटसाइड में। इसी तरीके से x पर प्लस माइनस 3 स्टैंडर्डाइजेशन में दैट इज 99.73% जो डाटा सेट है वो विद इन दिस रेंज लाई कर रहा होगा और बाकी आउटसाइड पे लाई कर रहा होगा। ओके, सो रिमेंबर दैट दिस रूल इज ट्रू ओनली व्हेन द डाटा इज सिमेट्रिकल कर्व। ओके, और ये वाला रूल साथ ही साथ ये भी अज्यूम करता है कि आपका जो मीन वैल्यू है वो एग्जैक्टली टारगेट के इक्वल है। ओके, टारगेट के इक्वल से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ टेक्सटाइल सेक्टर की, हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आया है जीन्स बनने का एंड वन ऑफ द क्रिटिकल पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द जीन। ओके, और हमें जो उसकी टारगेट वैल्यू गिवन है, सपोज मैं कहता हूँ कि जो टारगेट होना चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए वो आपके पास होना चाहिए जी 41 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होनी चाहिए, दैट इज अ टारगेट वैल्यू। सो अज्यूम दैट, हमेशा याद रखिएगा कि एम्पिरिकल रूल या स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके जो प्रोसेस का मीन आता है वो भी 41 सेंटीमीटर ही आ रहा है। सो दैट मीन ये जो वैल्यूज हमें गिवन है 68%, 95%, 99%, 99.73, ये बाय अज्यूमिंग दैट कि हमारा जो प्रोसेस मीन जो एक्स बार का आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली 41 जो टारगेट के इक्वल आ रहा है। बट वेरिएशन डाटा के अंदर इतनी ज्यादा आ रही है कि कुछ हम जो पेंट्स बना रहे हैं उसकी लेंथ 43 बन रही है, कुछ की 38 बन रही है, कुछ की 37 बन रही है, लाइक दैट। ठीक है, सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर उस लेंथ का हम ड्रॉ करें और वो सिमेट्रिकल बने तो अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर कितना डाटा सेट लाई कर रहा है, मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर कितना डाटा सेट लाई कर रहा है और मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर कितना डाटा सेट लाई कर रहा है। सो विच मीन कि अगर मेरे पास डाटा शेप जो है वो सिमेट्रिकल आ जाती है तो एम्पिरिकल रूल को इस्तेमाल करते हुए मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, वो किस तरीके से वो भी हम देखते हैं कि हम किस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। so उसके लिए जो है लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमें गिवन है, उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें मीन वैल्यू ऑफ द हाउस दी हुई है कि आपके पास जो घर की कीमत है वो $125,000 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5,000 है, और वो कहते हैं कि जो शेप ऑफ द डेटा है दैट इज बेसिकली अ बेल शेप। सो व्हेन वी आर सेइंग बेल शेप दैट मीन वी आर सेइंग द डेटा इज सिमेट्रिकल कर्व। ओके, सो अभी हमने रूल पढ़ा, एम्पिरिकल रूल क्या कहता है कि अगर सिमेट्रिकल है और आपके पास वो कहते हैं कि एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ होम्स बिटवीन 120 एंड 130। सो मेरे पास सिर्फ आंसर क्या है 125 मीन की वैल्यू हमें गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सो अगर ये बेल शेप है तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल प्लस माइनस 1 के अंदर लाई करेगा 68, प्लस माइनस 2 के अंदर लाई करेगा 95% ऑफ द डाटा सेट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 120 जब मैंने मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा किया, ओके, सो यहाँ पे जो मीन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा से। सो जब हमने प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया जी 120 एंड 130। सो दैट मीन इसके अंदर कितना एरिया लाई करेगा 68%। सो वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट दिस कि इस गली के अंदर जो घर है, सो 68% जो घर है उनकी जो वैल्यू है वो $120,000 से लेके $130,000 के दरमियान दरमियान है। ठीक है जी, सो दैट इज by using the empirical rule we can draw some conclusion that 68% of the houses having the price or the having the value between $120,000 to $130,000। ओके ओके, अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, हमने एम्पिरिकल रूल ही इस्तेमाल करना है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेन हमें गिवन है उनकी हाइट के लिहाज से। ओके, और हमें गिवन जो है वो मीन गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ओके, सो मीन वाज 69 राइट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेन आर टॉलर देन 74।
So, सबसे पहला काम क्या करूंगा, क्योंकि मुझे मीन गिवन है, मुझे 2.5 गिवन है और मुझे जो डाटा की शेप है वो भी बता दी गई कि वो सिमेट्रिकल है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, इसी तरीके से मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और हम मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में मीन प्लस माइनस जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, सो मीन मेरे पास है जी 69 प्लस माइनस 2 मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5, सो दैट वुड बी 5, सो दैट मीन ये मेरे पास आ जाएगा 64 माइनस करके और 5 ऐड करके क्या आ जाएगा 74, सो दैट मीन 74। सो इसी के लिहाज से मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैन आर टॉलर देन 74, क्योंकि हमारे पास जो कर्व है वो बेल कर्व है एंड मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 74, इसके इक्वल है। सो वी नो दैट कि इनका जो दरमियानी एरिया है मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का दरमियानी एरिया बराबर होता है 95% के अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल। सो दैट मीन ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो मिला के 5% बनेगा, क्योंकि 100 में से अगर हम 95 को माइनस कर लें। सो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना एरिया लेफ्ट साइड पे लाई करेगा उतना ही राइट साइड पे लाई कर रहा होगा। सो विच मीन 5% का हाफ पोर्शन इधर लाई कर रहा है, हाफ पोर्शन इधर लाई कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन 2.5% जो एरिया वो ये है और 2.5% एरिया ये वाला है। सो दैट मीन वी कैन से 2.5% men are taller than 74 इंचेस, ठीक है जी। ओके आगे वो हमें कह रहे हैं कि बिटवीन व्हाट हाइट डू द मिडल ऑफ 95% ऑफ द मैन फॉल। सो वो भी हमने कैलकुलेट किया कि मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान जो है वो 95% लाई करेंगे। सो दैट मीन हम सिंपल मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और वो अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज 64 to 74। ओके इसी तरीके से अब वो आपसे कह रहे हैं अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ मैन आर शॉर्टर देन। सो ये अब आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा ये मैंने 16% कैसे निकाला है। सेम इज द केस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल एज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगर कोई क्वेश्चन हुआ सो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। ओके सो अब हमारे पास आ जाते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ रूल है या सेकंड टाइप ऑफ थ्योरम है विच इज कॉल्ड एज शेवी-शेव्स थ्योरम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एम्पिरिकल रूल है वो हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जो डाटा की शेप है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि बेल कर्व है। बट जो शेवी-शेव्स रूल है या शेवी-शेव्स थ्योरम है ये हम अप्लाई कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल सिमेट्रिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो, नेगेटिव स्क्यूड हो, यूनिफॉर्म हो, व्हाटएवर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। एंड व्हाट्स द शेवी-शेव्स रूल इज, शेवी-शेव्स रूल ये है कि जी वो कहते हैं कि एट लीस्ट 1 माइनस 1 ओवर के स्केयर जो वैल्यू आएगी। सो दैट मीन अगर हम इस क्वांटिटी को सॉल्व करें सो जो भी आंसर आएगा एटलीस्ट उतने परसेंट डाटा जो है वो के स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई कर रहा होगा। बट मेक श्योर कि आपका जो स्टैंडर्ड के का आंसर, के की वैल्यू है वो 1 के इक्वल या 1 से कम नहीं हो सकती, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं k की जगह पे 2 पुट करूं सो दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर मैं k की जगह पे 2 पुट करूं और मैं इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करूं तो आ जाता है 1 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, दैट मीन 1 ओवर 4, सो विच मीन 3/4 आ जाएगा। सो 3/4 मीन 75%। सो दैट मीन अकॉर्डिंग टू द शेवी-शेव्स रूल वो कहते हैं कि एटलीस्ट 75% ऑफ द डाटा सेट विल लाई विद इन मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। एज वेल एज अगर मैं k की जगह पे 3 पुट करूं तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट 88.9% ऑफ द डाटा सेट विल लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा वैल्यूज। ओके आई होप इट्स क्लियर अबाउट द शेवी-शेव्स रूल कि हमारे पास अगर डाटा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है तो देन जो है वो हम शेवी-शेव्स रूल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो काइंडली दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा, ये मीटिंग जो है वो एंड हो रही है।